आउट दिस कोर्स जो है वो लर्न करेंगे। तो सेक्शन फर्स्ट के ऊपर हम मूव करते हैं। ये कुछ सेक्शन है जो हमने डिस्कस किए थे। आज हम सेक्शन 1 को डिस्कस करेंगे जिसमें आता है नीच सिलेक्शन एंड कीवर्ड रिसर्च। तो व्हाट इज नीच सिलेक्शन? नीच हम कहते हैं वेबसाइट को, ठीक है। तो वेबसाइट की सिलेक्शन करना, वेबसाइट को सिलेक्ट करना और उसके रिगार्डिंग कीवर्ड्स को लेना। तो हम सबसे पहले जो है वो वेबसाइट जो है, वेबसाइट को जब क्रिएट करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ वेबसाइट की कैटेगरीज आ जाती हैं कि वो वेबसाइट किस कैटेगरी में लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि ऑफर हुई ग्रीन प्लांट्स यूएई के नाम से, ठीक हो गया। ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन सोक डॉट कॉम थी। अब ये बिजनेस जो है ये बेसिकली एक लोकल बिजनेस है जो कि लोकल एरिया में है, दुबई के, ठीक है। दुबई में ये बिजनेस है बंदे का, ठीक है, स्टैब्लिश, और ये प्लांट्स को सेल आउट कर रहा है। तो इसने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है या इसने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाना है। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये हमें इंडोर और आउटडोर प्लांट्स ऑफर कर रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं अब इस वेबसाइट को, ये वेबसाइट तो आपको शो हो रही है, जब मैंने ग्रीन सोक डॉट ए लिखा तो ये साइट आ गई। अब मैं इसको अगर यहाँ पर जाकर लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो यहाँ पे नीड सिलेक्शन की जब बात हुई तो हम जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे माइंड में ये आइडिया क्लियर होता है कि हमारी वेबसाइट क्या होगी और हमारी वेबसाइट के अंदर हम क्या क्या कैटेगरीज हैं जो कि ऑफर कर रहे होंगे, हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी में लाई करी होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई शॉपिंग की साइट बनाने जा रही हूँ तो मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी कि अगर शॉपिंग की साइट बना रही हूँ तो डेफिनेटली उसमें मैं किस किस्म के कपड़े सेल करूँगी। क्या वो लेडीज़ के होंगे, जेंट्स के होंगे, किड्स के होंगे, ठीक है, मैन वुमेन किस चीज़ के कपड़े हैं वो, ठीक है। फिर उसके साथ क्या मैं कॉस्मेटिक्स भी दे रही हूँ या नहीं। तो ये चीज़ें हमारे पास कैटेगरीज में आती है कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जो कि साइट पर मौजूद होंगी। देन कीवर्ड्स क्या चीज़ है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ कि बेस्ट इंडोर प्लांट्स इन यूएई, ठीक है। अब ये कीवर्ड है, ठीक है, बेस्ट इंडोर प्लांट्स इन यूएई। लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर मेरी ये वेबसाइट रैंक नहीं हो रही ग्रीन सो की, ऑल्दो हम भी इंडोर प्लांट्स ही सेल आउट कर रहे हैं यूएई के अंदर। तो क्या रैंक कर रहा है वो? आपको सबसे पहले ये प्लांट्सकेप्स डॉट ए की साइट रैंक हो रही है, देन गल्फ न्यूज़ की हो रही है, देन दुबई गार्डन सेंटर हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ट्री वॉल। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन सोक बिल्कुल लास्ट किसी नंबर पे आ रही है, मतलब एंड पे आ रही है, ठीक है, आ रही है, बट यहाँ पे लाई करिए। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे इसको यहाँ से इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन से हटा कर इसको इस पोजीशन के ऊपर लेकर आना है तो मुझे उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, वही हमारी एसईओ है। और अब कीवर्ड्स क्या होते हैं मिसाल के तौर पे, और मेरी कॉम्पिटिटर क्या होता है? जब भी आप कोई वेबसाइट डेवलप करते हो या डिज़ाइन करने जाते हो या लेट से आप कोई वेबसाइट बनाने लगे हो तो आपको उसकी एस्टेब्लिशमेंट से पहले ये चीज़ माइंड में होती है कि आप सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स फाइंड करते हो कि वेबसाइट का कॉम्पिटिटर कौन है। तो अगर अभी मैंने ये बेस्ट डॉट इन डॉट प्लांट्स लिखा तो ये जितनी भी वेबसाइट इसके ऊपर रैंक हो रही हैं मैं इन सबको इंडिविजुअली ओपन करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टैब में फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉप की 3 साइट्स को ओपन कर लिया, आप मजीद इसी तरीके से बाकी साइट्स को भी ओपन करेंगे। अब मैं इन वेबसाइट की डिटेल्ड जो है वो इनको प्रीव्यू करूंगी कि क्या ये सब कुछ वही प्रोवाइड कर रहे हैं जो मेरी साइट प्रोवाइड करी है। अगर तो ये सब के सब वही चीज़ें प्रोवाइड करें जो कि मेरी साइट प्रोवाइड करी है, इट मीन्स कि फिर ये जो साइट है ये मेरी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, मतलब ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मुझे इसके साथ मुकाबला करके टॉप पे आना है, ठीक हो गया। तो मुझे कॉम्पिटिटर की जो साइट है, कॉम्पिटिटर को थ्रू आउट इसकी साइट को जो है वो डिटेल प्रीव्यू करना पड़ेगा। अगर तो वो वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो मैं करवा रही हूँ तो वो मेरे कॉम्पिटिटर है और मुझे उसके साथ मुकाबला करना पड़ेगा, उसकी साइट से अपनी साइट को हर लिहाज से बेस्ट बनाना पड़ेगा, तभी मैं टॉप पे आऊँगी। तो ये आपका कॉम्पिटिटर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉर्मल अगर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, लेट से मैं ओपन कर लेती हूँ एक्सेल। अब यहाँ पर कुछ लेट से कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। ये मेरे पास वेबसाइट है, एक डोमेन आ जाएगी सबसे पहले।
कि मेरी डोमेन क्या है वेबसाइट की, मतलब मुझे डोमेन क्या रखनी है। तो सबसे पहले तो मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डोमेन के अंदर एक कीवर्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 2 वर्ड्स की डोमेन होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी जो मेन लेट से मैं कैमरा के ऊपर साइट्स बनाना चाह रही हूँ, मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाह रही हूँ जिसके अंदर डिफरेंट कैमराज होंगे, लाइक कैनन कैमरा हो गया, डीएसएलआर के कैमराज हो गए, मतलब इस तरीके से डिफरेंट कैमराज हो जाएंगे, ठीक है, मैक्स 3D कैमराज होंगे। तो मेरे पास जो डोमेन होगी, मैं इसकी डोमेन बना सकती हूँ cameralists.com। अब ये डोमेन जो है वो हर लिहाज से बेस्ट है, या कैमरा लिस्ट बेस्ट है। रीजन क्या है कैमरा लिस्ट की, क्योंकि एक वर्ड इसमें क्या आ रहा है, मेरा जो है कैमरा मेरा क्या है कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं हर चीज कैमराज ही सेल कर रही हूँ, कैमरा को ही रैंक करना चाह रही हूँ। तो मेरी जो फर्स्ट डोमेन होगी वो ये हो जाएगी। देन मेरे पास आ जाती है कैटेगरीज। व्हाट इज कैटेगरी? कैटेगरीज ये होगी कि मेरी ये जो डोमेन है इसके अंदर मैं कौन कौन सी कैटेगरीज प्रोवाइड करूंगी। एक तो मैं यहाँ पे कैनन कैमराज दे दूंगी, तो मेरे पास कैनन के जितने भी कैमराज हैं, मतलब मेन कैटेगरी कैनन की होगी, कैमरा कैनन रिलेटेड जितने कैमराज हैं वो सब आ जाएंगे। फिर लेट से मैं कह देती हूँ मैक्स 3D हो गया, मैक्स 3D कैमराज में दूंगी जितने भी होंगे जिस किस्म के भी, ठीक है। फिर मैं कह देती हूँ लेट से मेरे पास सोनी अल्फा के कैमराज होंगे, तो मैंने यहाँ पे सोनी अल्फा लिख दिया। कहने का मकसद है कि मेरी वेबसाइट के अंदर मैं ये 3 किस्म के कैमराज जो है इनकी, ये मेरी मेन कैटेगरी है, ये मैं प्रोवाइड करूंगी। अब जब मैं यहाँ पे आगे लिख लिया लेट्स से, अब ये देखिए यहाँ पे आपको 10 ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट्स इन यूएई ये लिखा हुआ आ रहा है, जेड प्लांट। अब इन्होंने प्रॉपर एक ब्लॉग लिखा है, ठीक है, ये पूरा ब्लॉग है, उन्होंने एक पेज पूरा क्रिएट किया ब्लॉग, जो कि आपको प्रोवाइड करेगा दी 10 ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट्स इन यूएई ऑफ योर ऑफिस होम। ये इनका स्लग है, ये हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन्हें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इंडोर प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है, तभी जाके उनकी वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही है। सिमिलरली इन्होंने भी लिखा हुआ है, ठीक है, इन्होंने भी लिखा है, इन्होंने भी यहाँ पर ब्लॉग मेंशन नहीं है, लेकिन ब्लॉग डेफिनेटली इनके पास भी कोई होगा ही। ये इनके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स ब्लॉग ही होते हैं। एंजॉय द विंटर व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ योर प्लांट्स। आर्टिकल ब्लॉग ये सेम चीज है। ये देखिए कैटेगरीज, कैटेगरीज है आउटडोर प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, प्लांट प्लॉट्स एंड कंटेनर्स, गार्डन केयर, पॉटिंग बैग्स एंड फर्टिलाइजर्स। समझ आ गई? इस तरीके से आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। खैर आई वाज टॉकिंग अबाउट कैमरास, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बेस्ट कैनन कैमरा। ये देखें टॉप पे आ रहा है द बेस्ट कैनन कैमरा इन 2023 और डिजिटल कैमरा वर्ल्ड वेबसाइट है। मैं अगर इसको ओपन करूँ, ऊपर ऑलरेडी, ठीक है, ये आपके पास क्या आ रहा है, बेसिकली द बेस्ट कैनन कैमरा 2023, ये मेरे पास ब्लॉग है, ठीक है, जिसके रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉग के अंदर डाटा लिखा हुआ है। हम ब्लॉग देखेंगे क्या, लेकिन इन शॉर्ट की ये इनकी वेबसाइट है। मैं इस वेबसाइट को डिटेल प्रीव्यू करूंगी, कैमरा डील्स पे जाऊंगी, इसके फोटो मैग डिटेल्स पे सारी चीज़ें कि क्या ये सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अगर तो ये सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ये मेरा कॉम्पिटिटर है। और जब आपके पास कॉम्पिटिटर की साइट मिल जाएगी कि आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से लोग हैं, तो यहाँ पर आकर आप वो वेबसाइट भी मेंशन कर देंगे कि मेरे कॉम्पिटिटर जो है वो एक्स वाई जी ये है, ठीक है। वो आप डिटेल प्रीव्यू करके देखेंगे कि कौन कौन से जो है आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, यहाँ आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे। कीप इन माइंड कि आपके कॉम्पिटिटर भी सेम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, सेम कैटेगरीज में रिलाई कर रहे हो, सेम चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं, ये आपकी डोमेन आ जाएगी, आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी, आपका कॉम्पिटिटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके कीवर्ड्स कि आपने कौन कौन से कीवर्ड्स उसके रिलेटेड करवाने हैं। जब आपको कोई पर्सन जो है या आपका क्लाइंट जो है वो आपको कोई साइट देता है कि मुझे रैंक करवा के दो, तो आप उससे पूछोगे कि आप कौन से कीवर्ड्स के ऊपर इसको रैंक करवाना चाहते हो, क्योंकि वो उसको बेटर तरीके से जानता है कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स पे खुद को रैंक करवाना चाहता है। देन आप खुद अपने माइंड से म्यूजियम करोगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ये आना चाहिए। कीवर्ड सिंपल वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे जो हम गूगल में जाके लिखते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे गई
मैं यहाँ पर जाके लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल बेस्ट। बेस्ट लिख के मैं स्पेस प्रेस करूंगी। अब ये नीचे मुझे कुछ प्रोवाइड कर रहा है, रिलेटेड कीवर्ड्स खुद से दे रहा है, ठीक है। ये रिलेटेड कीवर्ड्स है बेस्ड ऑन आवर सर्च क्यूरी, के यूजर क्या सर्च करता है, ये उसके सर्च इंटेंट के बेसिस के ऊपर ही उसको कीवर्ड्स देता है कि ये कीवर्ड्स है। अब मैंने बेस्ट लिखा तो नीचे कुछ कीवर्ड्स और हैं, मैं लिख देती हूँ लेट्स से बेस्ट कैनन, स्पेस प्रेस करती हूँ, नीचे मजीद काफी सारे कीवर्ड्स आ गए। बेस्ट कैनन कैमरा फॉर बिगनर्स फॉर वीडियो, ठीक है, ये सब लोग सर्च करते हैं, ठीक है। फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफी फोटोग्राफी, मैं यहाँ पे कह देती हूँ कैमरा, मजीद स्पेस प्रेस करूंगी, फॉर फोटोग्राफी फॉर बिगनर्स, ठीक है, फॉर वीडियो, मजीद कीवर्ड्स आ गए। लेट्स से मैंने फॉर फोटोग्राफी लेके मजीद स्पेस प्रेस की, मजीद कीवर्ड्स आ गए, मजीद कीवर्ड लिया, स्पेस प्रेस की, मजीद कीवर्ड्स। तो यानी कि ये यूजर जो है वो ऑटोमेटिकली, जो गूगल है मतलब ब्राउजर, वेब ब्राउजर है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सर्च इंटेंट की बेसिस के ऊपर हमें कीवर्ड्स देना स्टार्ट करे रिलेटेड, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स क्या है, मिसाल के तौर पे मैं कह देती हूँ बेस्ट कैनन कैमरा फॉर फोटोग्राफी, ये मेरा कीवर्ड है, मैंने इसको लिखा इंटर। अब ये कीवर्ड इनफ नहीं है, मैंने कीवर्ड सिलेक्ट किया, मैं अब इसको हर तरीके से देखना चाहती हूँ कि क्या ये कीवर्ड मेरी वेबसाइट के लिए बेस्ट है। अब मेरी वेबसाइट जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई, जो अभी मार्केट में आई नहीं है, क्या ये कीवर्ड उसके लिए बेटर है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी, मैं जाके लिखूंगी कीवर्ड डॉट आईओ। कीवर्ड डॉट आईओ एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, या एक ऐसा टूल है बेसिकली जो कि आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा जो यूजर सर्च करते हैं। यानी कि मैं अगर एक कीवर्ड लिखूंगी तो उसके रिलेटेड रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिखा था बेस्ट कैनन कैमरा फॉर फोटोग्राफी, इसी को यहाँ पे कीवर्ड सीड कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाती है लोकेशन, लोकेशन यूएस की आ रही है, मुझे ये हटानी है, मैं पाकिस्तान की लोकेशन दूंगी और सर्च कर लेंगे। ये आ गए कीवर्ड्स, उसने कितने कीवर्ड्स लोड करके दिए आपको, अभी वो कर भी रहा है मजीद। 232 कीवर्ड्स उसने मुझे इसके रिलेटेड बताए हैं, बेस्ट जो लोग सर्च कर रहे हैं। कीप इन माइंड कि जितने भी टूल्स हम पढ़ेंगे ये सिर्फ टूल्स हैं, ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, 100% एक्यूरेट रिजल्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये आप, और वैसे भी ये अनपेड वर्जन हम यूज करें, इसका पेड वर्जन भी है, जितने भी टूल्स यूज करेंगे वो पेड भी होंगे और अनपेड भी होंगे, बट हम अभी फिल वक्त के लिए अनपेड यूज करें। अगर आप किसी कंपनी के लिए लीगल तौर पे काम करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली पेड वर्जन देंगे जिसके थ्रू आप एक्यूरेट रिजल्ट्स को फाइंड कर सकोगे। अब यहाँ पे आ रहे हैं 232 कीवर्ड्स। अब इसमें फर्स्ट आ रहा है बेस्ट एडोरेबल कैनन कैमरा फॉर फोटोग्राफी। अगर तो ये कीवर्ड मेरी वेबसाइट में फिट हो सकता है या मैं रिलेटेड इसके डाटा प्रोवाइड करूंगी तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी कि ये कीवर्ड मैं ले लेती हूँ। ये कीवर्ड अब मेरे पिक कीवर्ड्स में आ जाएगा, मैंने एक कीवर्ड इसमें से पिक कर लिया है। बाकी भी मैं देख लूंगी, जैसे बेस्ट कैनन कैमरा फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बेस्ट कैनन कैमरा फॉर फोटोग्राफी, बेस्ट कैनन कैमरा डीएसएलआर, ये बेस्ट कैमरा फॉर फोटोग्राफी कैनन और नाइकन, ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है मुझे। बेस्ट कैनन फोटोग्राफी प्राइस इसकी ज़रूरत नहीं है। बेस्ट फोटोग्राफी कैनन ER6, ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल। बेस्ट कैमरा फॉर यूट्यूब वीडियोस इन पाकिस्तान, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो जो कीवर्ड्स आपको लग रहे होंगे इनमें से कि मैं ये यूज़र बेशक सर्च करे तो मैं आऊँ, ठीक है, मेरे रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, मैं उनको पिक कर लूँगी। यहाँ से आप डिफरेंट कीवर्ड्स को पिक कर लेंगे और मैं अब इन कीवर्ड्स को कर लेती हूँ कॉपी। कीवर्ड.io एक ऐसा टूल है जो आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा। अब अगर इन कीवर्ड्स का स्केल मैंने देखना है कि कैसे ये कीवर्ड्स काम करें तो मैं आ जाऊंगी सैम स्कूप के ऊपर। सैम स्कूप आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है, ये भी एक ऐसा टूल है, ठीक है, फ्री कीवर्ड टूल है, पेड भी इसका वर्जन है, लेकिन ये एक फ्री कीवर्ड टूल है जो आपको बताएगा कि कीवर्ड की स्टैटिस्टिक्स, के कीवर्ड की कंडीशंस क्या है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं।
सेम स्कोप के ऊपर आप जाकर सबसे पहले कीवर्ड टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम स्कूप के अंदर जब आप कीवर्ड टूल के ऊपर जाएंगे तो कीवर्ड टूल के ऊपर आपके पास एक सर्च बार आ रही होगी जिसके अंदर आप बटन को क्लिक करके अपने कीवर्ड्स को फीड करेंगे, जो मैंने यहाँ से कीवर्ड्स पिक किए हैं। कीवर्ड.io से मैंने कुछ कीवर्ड्स दिए। अब उन कीवर्ड्स को मैं सेम स्कूप के ऊपर चेक करूंगी। यहाँ पर आ रहा है इंपोर्ट कीवर्ड्स, ठीक है, मैं इंपोर्ट कीवर्ड्स को क्लिक करूंगी। इंपोर्ट कीवर्ड्स पर क्लिक करके आप पेस्ट कर देंगे एज इट इज, तो वो खुद ही कीवर्ड्स ले लेगा। ये देखिए इंडिविजुअली कीवर्ड ले लिए, बेस्ट एडोरेबल कैनन कैमरा फॉर फोटोग्राफी एंड ऑल। अगर आप यहाँ पे आके खुद से भी कोई कीवर्ड डालना चाहते हैं, जैसे मैं कह दूंगी कैनन 360, फिर इंटर करूंगी तो ये भी एक कीवर्ड आ गया। इंपोर्ट कर लें कीवर्ड्स को। अब यहाँ पे आ रहा है बेस्ट एडोरेबल दिस, इसको मैं कॉपी करती हूँ। इसके ऊपर आ रहा है बेस्ट चीप कैनन कैमरा डिटेल डील्स, बेस्ट चीप कैनन कैमरा डील्स। सेकंड पे आ रहा है द बेस्ट कैनन कैमरा फॉर 2023 टॉप कैनन मॉडल्स, तो वो यहाँ पे आ रहा है। यानी कि जो मैंने सर्च किया था ओरिजिनल गूगल में, उस सर्च की बेसिस पे जो जो चीज़ें उस सर्च के ऊपर टॉप पे आ रही थी, सारी के सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो सारे अगर मैं इस सेम स्कूप के इस कीवर्ड के ऊपर जो मैंने लिया है क्लिक करके अगर नीचे आ जाऊँ तो ये इसके टॉप सर्च रिजल्ट्स हैं। और यही टॉप सर्च रिजल्ट ओरिजिनल गूगल में भी आ रहे हैं। समझ आ रही है? तो अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट जो है वो रैंक हो रही हैं, और साथ में इस कीवर्ड की अपनी डिटेल्स भी आ रही हैं, जिसमें आ रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी, एवरेज डोमेन अथॉरिटी, और ये सारी चीज़ें कुछ आ रही हैं। ये चीज़ें क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि सबसे पहले जब आप अपने कीवर्ड को सिलेक्ट करते हो तो कीवर्ड का डिफ़िकल्टी लेवल आता है। डिफ़िकल्टी लेवल क्या चीज़ है? डिफ़िकल्टी लेवल ये चीज़ है कि आपको इतनी डिफ़िकल्टी पेश आएगी इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होने के लिए। मतलब आपको इतनी 39% डिफ़िकल्टी होगी तब जाके आप उस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो सकते हो। अगर आप एक फ्रेश आपकी साइट है या आप एक अभी फ्रेश जो है वो अभी वेबसाइट आपने क्रिएट की है, तो आपको ये कीवर्ड की डिफ़िकल्टी बहुत मुश्किल है कि आप इसके ऊपर रैंक कर सको, क्योंकि ये डिफ़िकल्टी अच्छी खासी है कीवर्ड पे रैंक होने के लिए। और अभी आप एग्जिस्टेड ही नहीं हो गूगल में, अभी आप आए ही नहीं हो, अभी आप न्यू हो। तो जैसे आपको किसी जगह के ऊपर अपनी पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, सिमिलरली एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी गूगल पे खुद को रैंक करने के लिए आपको थोड़ा टाइम, थोड़ी एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, फिर जाके आप ग्रो करोगे। ऐसा नहीं है कि आप आई नहीं हो मार्केट में, आपने दो चीज़ें डाली और आप बस रैंक हो गए, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है। इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एसईओ इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। स्लो बाय स्लो आपके रिजल्ट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप नहीं कभी भी वो कर जाते, रैंक कर जाते। तो कीवर्ड की डिफिकल्टी जो है वो 0 से 100 के दरमियान में एक नंबर है जो शो करवा रहा है कि ये नंबर पे आपको इतनी डिफिकल्टी पेश होगी। तो ये कीवर्ड की डिफिकल्टी ज़्यादा है मेरे लिए। मुझे कीवर्ड की डिफिकल्टी 0 से 10 होनी चाहिए। 0 से 10 के दरमियान में कीवर्ड की डिफिकल्टी होगी तो आई विल सेलेक्ट दैट कीवर्ड। ठीक हो गया? देन आ जाता है एवरेज डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी क्या चीज़ है? डोमेन अथॉरिटी जो है वो आपकी डीए है। डीए बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, और डीए ओरिजिनल एक ऐसा स्कोर है, मतलब जो डीए का स्कोर होता है, डीए जो आपका जो वेबसाइट का डीए आपको जो नंबर दे रहा होता है 100 से 0 से 100 के दरमियान में, वो नंबर ये बता रहा होता है कि आपकी पोजीशन कितनी ज़्यादा है गूगल के ऊपर, मतलब गूगल पे आप कितना रैंक करवा चुके हो। अगर आपकी
DA 50 है, ठीक है, इसका मतलब है कि आप 50% रैंक हो चुके हो, ठीक है। अगर आपकी 80 है तो इसका मतलब है आपने 80% खुद को रैंक करवा लिया, मतलब आपकी पोजीशन गूगल के अंदर 80 आउट ऑफ 100 है। तो ये वेबसाइट की डीए बहुत ज़रूरी होती है, और किसी भी वेबसाइट की अगर डीए हाई है, इसका मतलब है कि वो कोई मामूली वेबसाइट नहीं है, वो एक बड़ी वेबसाइट है, वो बिग वेबसाइट में कंसीडर होती है। स्मॉल वेबसाइट्स वो होती हैं जिनकी डीए कम होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी अपनी वेबसाइट की बात करूँ cameralist.com, तो इट इज़ अ स्मॉल वेबसाइट, अभी इसकी डीए वगैरह अभी कुछ भी नहीं है, ये एग्जिस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो कह रहा है कि जो आपके टॉप जो रैंक डोमेन्स हैं उनकी एवरेज जो डीए आ रही है वो 70% आ रही है, यानी कि अच्छी खासी बड़ी बड़ी वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुई हुई है। तो ये भी चीज़ मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। देन आ रहा है एवरेज डोमेन एज। जो वेबसाइट इसके ऊपर रैंक हुई हुई है उनको तकरीबन 16 ईयर्स हो गए हैं, उनकी डोमेन एज को 16 साल एक वेबसाइट को हो गए हैं जो इसके ऊपर रैंक हुई हुई है। देन आपके पास आता है एवरेज लिंक्स काउंट फॉर टॉप रैंक पेजेस, ठीक है। एवरेज जो लिंक्स हैं, जो बैक लिंक्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे लिंक्स वगैरह हैं, वो भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, 506 की बैक लिंक्स हैं। और बैक लिंक्स हमारे बड़े पावरफुल होते हैं किसी वेबसाइट के अंदर रैंक करने के लिए। तो हमारे बैक लिंक्स होने चाहिए 0 से 5, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब हमारा उस पर रैंक करना मुश्किल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि बैक लिंक्स है ही नहीं। देन एस्टिमेटेड कंटेंट, इसके अंदर 2873 वर्ड्स का जो है वो कंटेंट लिखा गया है, तब जाके पहले पेज के ऊपर रैंक हुई है वेबसाइट। तो मतलब कि अगर हमें रैंक करवाना है तो हमें एटलीस्ट 3000 या 3500 वर्ड्स का कंटेंट लिखना पड़ेगा। समझ आ रही? देन हमारे पास क्या हो रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं। देन आपके पास इसके नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम में आ रहा है 50, मतलब इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 50 है। 50 लोग इसको सर्च कर रहे हैं तकरीबन। समझ आ रही है? मतलब इसका सर्च का वॉल्यूम इतना आ रहा है। अगर किसी वेबसाइट का सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन कीवर्ड के अंदर वो सारी खसूसियात है, कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल भी ठीक है, बैकलिंक भी ठीक है, डीए भी ठीक है, लेकिन कीवर्ड का वॉल्यूम कम है, सर्च वॉल्यूम कम है, तो हमारा उस कीवर्ड को डालने का कोई फायदा नहीं है साइड में, क्योंकि जब कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो हमने क्या करना है, उसकी डिफिकल्टी हो रही है। तो सर्च वॉल्यूम भी मैटर करता है। आपका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 100 से 300 होना चाहिए इनिशियल लेवल पे। समझ आ रही है? 100 से 300 इनिशियल लेवल पे होना चाहिए। तो आपके पास एक चीज आ जाती है सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। देन आ जाता है पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पेज पर क्लिक। सीपीसी यहाँ पे ये आपको वॉल्यूम मिल रहा है, ये सीपीसी मिल रही है, पीपीसी मिल रही है। तो सीपीसी क्या चीज है? सीपीसी आपको मिल रही है $0, यानी कि इसकी कॉस्ट पर क्लिक 0 है, विच इज ग्रेट।
आगे बैठे काम करें, मैं देखती हूँ। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है सीपीसी एंड देन आता है पीपीसी, ठीक है। सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक कहाँ पे काम आ रही होती है? जब हम कोई चीज पेड प्रमोशन लगाते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने गूगल के ऊपर गई और जाके एक ऐड लगाया, ठीक है। अब गूगल मुझसे बदले में उस ऐड के पैसे ले रहा है, लाइक हर क्लिक के ऊपर कुछ पैसे लेगा, कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा। अब लेट्स से मैंने उसको कहा है कि दिन के मेरे ओवरऑल पर डे 1000 रुपीज कट कर लो, ठीक है। 1000 रुपीज आप दिन के हिसाब से काट सकते हो मेरे, मैंने उसको ये कहा। अब अगर गूगल के ऊपर मेरा ऐड को किसी ने जाकर लिखा बेस्ट अफोर्डेबल कैनन कैमरा फॉर फोटोग्राफी, ठीक है। ये जाके इंटर किया और लेट से मेरा ऐड जो है वो उसको शो हो गया टॉप के ऊपर, ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर शो हुआ है ना, क्योंकि उसने कीवर्ड लिखा था, इंटर किया था, वहां पे टॉप पे मेरा उसको ऐड शो हो गया। अगर वो उस ऐड के ऊपर कर देता है क्लिक, तो क्योंकि वो इस कीवर्ड की बेसिस के ऊपर उसने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया है, तो उसकी इतनी कॉस्ट कटेगी, जो यहाँ पे इसकी कॉस्ट होगी सीपीसी होगी, ठीक है। तो वो इतनी सीपीसी इसकी कटेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी टाइम्स इसकी सीपीसी आती भी है, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक आते रहते हैं कि $30 एंड डिफरेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो उस टाइम पे वो कॉस्ट आपकी डिडक्ट होती है, समझ आ रही है। तो आपकी कॉस्ट का ये फैक्टर है कि ये इसके साथ इस तरीके से मतलब आपकी कॉस्ट जो है वो डिडक्ट होगी बेसिकली, अगर आपने इसके ऊपर आई। लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हो, तो एसईओ के अंदर आपके साथ इसके कॉस्ट का कोई फैक्टर नहीं है। ऑब्वियसली आप एक जो है वो कर रहे हो, अनपेड चीज चला रहे हो, ठीक है। तो उसके ऊपर आपकी क्या कॉस्ट लगनी है? वैसे भी कोई क्लिक करता है तो कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज है। आपने कीवर्ड को सिलेक्ट करते वक्त ये चीजें अपने माइंड में रखनी है। जो 5 चीजें हैं वो सबसे पहले ये कि जो आपका सर्च वॉल्यूम है, आपने ये चीजें जो है वो माइंड में रखनी है कि आपका जो सर्च वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम का मतलब है कितने लोग सर्च कर रहे हैं, वो आपका 100 से 300 एटलीस्ट होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए? मिनिमम 100 से लेके 300 तक जी। तो फिर फायदा नहीं है कीवर्ड सर्च करेंगे, क्योंकि सर्च ही बहुत कम लोग करेंगे, ठीक है। कम से कम 100 लोग तो सर्च करें ना, अगर बिल्कुल ही आपकी वेबसाइट अभी न्यू है तो सर्च वॉल्यूम 100 से 300 होना चाहिए। देन कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल जो है, कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए 0 से लेके 10 तक। कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल कितना होना चाहिए? 0 से 10। बैकलिंक्स होने चाहिए 0 से 5। और जिसको हम डीए बोलते हैं या जिसको हम डोमेन अथॉरिटी बोलते हैं वेबसाइट की, डोमेन अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए 0 से लेके 40 तक। ओके, ये क्वालिटीज एक कीवर्ड के अंदर मौजूद होंगी, कीवर्ड के अपने अंदर भी, और उस कीवर्ड के ऊपर एटलीस्ट 5 वेबसाइट्स जो रैंक हुई हुई है उनके अंदर ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए, तब जाके आप उस बैकलिंक को अपने लिए सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मुझे ये चेक करना है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं कहती हूँ कि सब कुछ ओके है, कीवर्ड का डिफिकल्टी 0 से 10 है, उसके बाद बैकलिंक 0 से 5 है, ठीक है, सारी चीजें कीवर्ड के अंदर मौजूद। लेकिन उस कीवर्ड के ऊपर जो नीचे वेबसाइट्स रैंक हुई हुई हैं, अगर उनकी डोमेन अथॉरिटी 82, 80, 95 इस तरह से सारी हैं, तो मैं उस कीवर्ड को सिलेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि एटलीस्ट 5 वेबसाइट्स यहाँ पे आपको रिजल्ट्स 8 शो हो रहे हैं। इन 8 में से 5 वेबसाइट्स ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर वो सारी क्वालिटीज मौजूद हों। जैसे यहाँ पे बैकलिंक आ रहा है 9, तो मैंने आपको कहा कि बैकलिंक 0 से 5 होना चाहिए। यहाँ पे बैकलिंक ठीक है 0 से 4। अब यहाँ पे बैकलिंक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डीए क्या चाह रही है? 65। मैंने आपको कहा कि डीए कितनी होनी चाहिए? 0 से 40। तो यहाँ पे डीए ठीक है, बैकलिंक है ही कोई नहीं,
तो ये आपके पास DA भी ठीक है, बैकलिंक भी ठीक है, इसके अंदर सर्च भी हो रहा है कीवर्ड के अंदर ओवरऑल, बाकी सारी चीज़ें भी, तो ये आपके पास ठीक है। बट ये एक वेबसाइट है, तो 5 वेबसाइट के अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए, तब जाके आप कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, और कीवर्ड के अपने अंदर भी क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। इसका मतलब है तब वो कीवर्ड आपके लिए परफेक्ट है, और इसी तरीके से आप कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हो। जो आपके पास लोकल कीवर्ड्स होते हैं उनके अंदर लोकल वर्ड्स आते हैं, मिसाल के तौर पे नियर मी, इस तरह के, ये लोकल वर्ड्स हैं। तो लोकल वर्ड्स भी आपके साथ आते हैं, जो आपकी लोकल एसईओ जब आप करते हो तो उसके अंदर आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका होगा। समझ आ रही है? बैकलिंक सिंपल लिंक्स होते हैं, समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर जैसे आपने HTML में पढ़ा था एंकर टैग, एंकर टैग आपका सिंपल बैकलिंक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हम लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखें, बैकलिंक होता है एक वेबसाइट का लिंक दूसरी वेबसाइट के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं मेरी कोई फूड की साइट है, ठीक है, और मैं अपनी फूड की वेबसाइट के अंदर पिज़्ज़ेरिया का लिंक दे देती हूँ, पिज़्ज़ेरिया वालों की वेबसाइट का, तो वो भी फूड की है, मेरी भी फूड की है, मैंने उनकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर दिया, तो ये मेरा एक बैक लिंक है। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ये चीज़ें हम बाद में लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन ये आपके पास होती है लिंक्स, बैक लिंक। आपके पास दो किस्म के बैक लिंक होते हैं, डू फॉलो बैक लिंक होता है, एक नो फॉलो बैक लिंक होता है। डू फॉलो बैक लिंक जो होता है वो सिंपल आपका एंकर टैग जैसे है, ठीक है, ऑब्वियसली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम कहीं पे रीडायरेक्ट करवा जाते हैं। नो फॉलो जो होता है उसके साथ एक रिलेशन का एट्रीब्यूट आ जाता है, जिसमें आप कहते हो कि नो फॉलो, आप लिख देते हो REL इज इक्वल टू नो फॉलो, और जिस टैग के साथ लिखा होता है REL इक्वल टू नो फॉलो, गूगल का क्रॉलर उसको इंडेक्स नहीं, मतलब उस जाके उसकी जो पेज है उसको इंडेक्स नहीं करता। समझ आ रही है? अब इंडेक्स का मतलब क्या है? जब भी हमारा क्रॉलर, हमारा बॉट या स्पाइडर जो होता है वो एक स्पाइडर की तरह होता है, वो सारा डाटा रीड कर रहा होता है, समझ आ गई वेबसाइट से? तो जब वो सारा डाटा रीड कर रहा होता है, तो अगर कोई एंकर टैग जो है या कोई ऐसा लिंक जो कि डू फॉलो है, अगर वो वहाँ पे लिंक को देखता है तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, और लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद उसकी पेज पे जाएगा और उसका सारा डाटा रीड करेगा। समझ आ रही है? और अगर आपने कोई जो है वो नो फॉलो डाला हुआ लिंक, तो नो फॉलो के अंदर वो उस लिंक को देखेगा सही, लेकिन इग्नोर कर देगा, फॉलो नहीं करेगा। समझ आ रही है? तो फायदा और नुकसान क्या है कि अगर कोई डू फॉलो लिंक है तो इसका मतलब है कि गूगल का जो बॉट और स्पाइडर है वो उसको जाके रीड कर रहा है। अब इसमें आपका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर तो किसी और की वेबसाइट ने आपको ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और गूगल का बॉट जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाके आपके बैक लिंक पे चला जाता है और आपका कंटेंट उसे अच्छा लग जाता है, तो आपको रैंक कर देगा। मतलब जो यूजर ने जाके सर्च किया है कुछ भी, उसके बदले में उसको वो आपकी वेबसाइट दिखा देगा बजाय उसकी वेबसाइट दिखाने के, क्योंकि उसको लगेगा कि आपकी वेबसाइट ज्यादा बेटर है अगर फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर कोई ऐसा लिंक आपने डाल दिया है, मतलब जो जो कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के ऊपर लेट्स से जो है मेरी भी साइट जो है वो लेट्स से कि फास्ट फूड सेल कर रही है, ठीक है, और मैंने जिस वेबसाइट का लिंक डाला है वो भी फास्ट फूड सेल कर रही है, तो अगर हमारे हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, इस केसेस में, तो अगर हमने रेलेवेंट लिंक्स डाले हुए तो इस केसेस में मसला क्या होगा? अगर उसने क्लिक करके मेरी वेबसाइट का मतलब जो डाटा है उसको रीड कर लिया है, तो अगर उसको मैंने कोई ऐसा बैकलिंक डाल दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कि ऐसी वेबसाइट का है जो मेरी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो गूगल उसको इंडेक्स करने का बजाय मुझे इंडेक्स करवाने के, तो ये चीज़ मेरे लिए एक मतलब कि नेगेटिव हो सकती है। तो सेक्शन 1 में यही था, हमने नीच को सिलेक्ट करना था। हमने देखा कि नीच सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसमें डिफरेंट डोमेन पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर डोमेन के क्या कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी, किन कैटेगरीज में वो आएगा वो सिलेक्ट करते हैं। फिर आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं कि कौन कौन सा आपका कॉम्पिटिटर है। फिर हमने देखा कि उसके रिगार्डिंग हम कीवर्ड्स को कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। हमने ये टूल्स देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कुछ बाकी टूल्स हैं कीवर्ड्स रिसर्चिंग के, ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज़्यादा डेप्थ इसलिए नहीं लेकर गई क्योंकि आपके लिए वो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है, लेकिन फिर जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है, और ये मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, रैंडमली पूछ सकती हूँ कि ये क्या है, सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, डिफिकल्टी लेवल कितना, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, और इसी की बेसिस पे आपने कीवर्ड को सिलेक्ट करना है।
अभी आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने अपनी मर्जी के साथ, ठीक है, ये मुझे सबमिट करवाना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले अपनी मर्जी से एक डोमेन सेलेक्ट करनी है, जिस डोमेन को आप थ्रू आउट दिस कोर्स लेकर चलेंगे, क्योंकि आप उसी को रैंक करवाएंगे। समझ आ रही है? ऑब्वियसली उसी के ऊपर आप कीवर्ड्स भी ढूंढेंगे, उसी की ऑन पेज एसईओ करेंगे, उसी की ऑफ पेज करेंगे। तो एक ऐसी डोमेन आप लेंगे जो कि जो आप थ्रू आउट दिस कोर्स लेके चलेंगे, और उस कीवर्ड के उसकी डोमेन लेनी है, उसकी कैटेगरीज बतानी है मुझे, उसके कॉम्पिटिटर सर्च करके बता देने हैं और उसके रिलेटेड कीवर्ड्स बताने हैं। समझ आ गई? और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तक करना है।